Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today we are going to start lecture 5, that is about carbohydrates, from the 4th chapter of biology, that is biomolecule. Firstly, we will discuss the answers of the previous lesson, that is about importance of water. Here's the first question is, why is water called the universal solvent? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाटर जो है वो सोलूबल कर लेता है, ज़्यादा चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल को, तो इसलिए इसको जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। सेकंड है, हाउ डज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एड इन कूलिंग द ह्यूमन बॉडी? अगर वेपराइजेशन हीट जो है वो हाई है तो ये कूलिंग में किस तरह जो है वो हेल्पफुल होगी? तो ये इस तरह होगी क्योंकि वाटर अगर है तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा वेपर्स में चेंज होने के लिए, क्योंकि हाई हीट है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है ताकि वो खुद को वेपर्स में चेंज कर सके। और फिर जैसे ही वो वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज होगा तो इट्स मीन दैट उसने बॉडी से उतनी हीट ले ली है, तो जो उतनी हीट ले ली है वो बॉडी से रिमूव हो रही है। इस तरह जो ओवर हीटिंग है उसको प्रिवेंट किया जाएगा और वाटर जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज़, वाई इज़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इम्पोर्टेंट इन सेल? सेल के अंदर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वाटर की जो कोई भी सेल है उसकी पीएच मेंटेन की जाए, उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं वो बैलेंस रखे जाएं, ठीक है। बेसिकली जो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है उनको मेंटेन रखा जाए। वाटर सेल को एसिडिक मीडियम में रखना है या बेसिक मीडियम में, इस सारी चीज़ की मेंटेनेंस के लिए, एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और सेल एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Our fourth question is, how does the density anomaly water at 4 degree Celsius support seasonal mixing in lake? जो 4 डिग्री सेल्सियस है वो किस तरह जो है वो सपोर्ट करता है लेक्स में वो सीजनल मिक्सिंग को या जो है इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, उनको। तो अगर हम स्प्रिंग या ऑटम की बात करें तो उसमें जो वाटर लेयर है 4 डिग्री तक पहुंच जाती है, इक्वल डेंसिटी के 4 डिग्री के, ठीक है। अब जब ये चेंज हो रही है ये सारी, तो ये टर्न ओवर एक होता है, सीज़न जो है ये टर्न चेंज करेगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो डीपर लेयर में चल जाएगी और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सरफेस पे आ जाएंगे, यानी कि एक ट्विस्टिंग हो रही है, एक जो है अल्टरनेशन हो रही है सब कुछ, ठीक है। इस तरह जो है ये मेंटेन किया जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस को और इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करे। तो जो इस तरह ये सपोर्ट किया जाता है सीजनल मिक्सिंग, इसका मतलब होता है मिक्स करना जो हो रहा है, हर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो नीचे जा रही है, तो ये मिक्सिंग हो रही है एक तरह से पानी की, कि अगर न्यूट्रिएंट्स नीचे थे तो ऐसा नहीं था कि वो नीचे ही होते रहेंगे और ऑक्सीजन ऊपर ही जाती रहेगी, बल्कि ये मिक्सिंग हो रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेसन्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली कुदरती तौर पे जो है ये पाए जाते हैं। अगर हम इसके मीनिंग्स की बात करें, लिटरेरी मीनिंग्स की, कि इसका जो है ये वर्ड से इसके मतलब क्या है, तो कार्बो मीन कार्बन एंड डिहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड या वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स मीन ऐसी कार्बन जिसके साथ वाटर जो है वो बॉन्ड बना रही है, या हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनकी बेसिकली जो सबसे पहली सेंसिस है वो हो रही है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस की पहली प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, जो पहला प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो CO2 है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की टर्म का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो, तो यहाँ पे और ऑक्सीजन रिमूव हो, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसकी मोलर रेशियो की बात करें तो वो 1:2:1 है। 1 इज़ फॉर कार्बन, 2 इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड द अगेन 1 इज़ फॉर ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो दैट इज CH2N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे वो कार्बन एटम्स हैं। लाइक अगर हमारे पास N जो है वो कार्बन एटम्स जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कार्बन जो है वो 6 है, तो यहाँ पे N भी 6 हो जाएगा, यानी कि इसकी रेशियो ऐसी हो जाएगी 6 कार्बन, उसके बाद ये जो 6 है ये इस 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो H12 हो जाएंगे।
और O जो है O की 1, तो वो इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज़ O1, ठीक है, O6। तो दिस बिकम C6H12O6, ठीक है। तो इनकी रेशियो की बात करें तो वो 1:2:1 ही आ रही है। तो ये था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जनरल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ कि क्लासिफाई कैसे किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोला जाता है, जो इनका और मीनिंग होता है। सैकराइड्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है। बेसिकली जितने भी वर्ड्स हैं वो लैटिन ज़ुबान से ड्राइव किए गए हैं, सारे वर्ड्स जो है ना। तो लैटिन का मतलब होता है शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सैकेराइड्स, तो हम उस लिहाज से कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर दिस सिंपल शुगर, नेम से ही पता चल रहा है। मोनो मीन एक, तो ये सिर्फ से सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे, सिर्फ एक से, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के पास सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होगा। एंड इनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है इजीली वाटर में सोलुबल होते हैं, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, वाटर में इजीली सोलुबल हो जाते हैं। इनके अंदर कार्बन कंटेंट की बात करें तो वो 3 से लेके 7 तक जो है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और कार्बन एटम की बेस पे जो है इनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कार्बन एटम के नंबर की बेस पे है। सबसे आम जो मोनोसैकेराइड्स है, जो मोस्टली जो ज़्यादा पाए जाते हैं, अबंडेंट है, उनकी बात करें तो पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। हेक्सोसिस जो है ये एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, उसमें जो है इनका रोल प्ले करते हैं ये। फिर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये जो है ये जितने भी हैं ये प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज है, जो कि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर होती है, या जो बेसिकली एनर्जी स्टोरेज यूनिट है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है वो C6 है, यानी कि हेक्सोसिस है। तो ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज इट इज़ अ मोनोसैकेराइड। और इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसके अंदर 7 एनर्जी स्टोरिंग CH बॉन्ड्स हैं जो प्रेजेंट है। देन हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो ये होता है C6H12O6, और जो वैसे होता है वो CH2, और जो N नंबर जैसे हमने डिस्कस किया था दैट इज़ 6। मोनोसैकेराइड्स के बाद अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने बात की थी कि इनको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर। तो अगर तो कार्बन नंबर 3 है दैट इज़ ट्राइओसिस। ट्राइओसिस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया विद द रेशियो ऑफ 1:2:1। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लेसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, ये जो है ये इनकी एग्जाम्पल है। टेट्रोसिस की बात करते हैं दैट इज़ 4 कार्बन कंटेंट। इनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है विद 1:2:1। इसकी बात करें तो इथ्रोस, इथ्रोलोस, ये सारे जो हैं इसकी एग्जांपल हैं। ये इंटरमीडिएट के तौर पर करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ये जो है ये एक वक्ती तौर पर टेम्परेरी फॉर्मिंग जो है कंपाउंड्स होते हैं, जो कि बाद में फ़ौरन से जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। पेंटोसिस की बात करें दैट इज कंटेनिंग 5 कार्बन, ठीक है, पेंटामीन 5, ट्राइमीन 3, टेट्रामीन 4 एंड दी पेंटामीन 5। इनके कार्बन कंटेंट को देखें विद द रेशियो ऑफ 1:2:1। इसमें राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस में यहाँ पे एक शुगर कम है, डी मीन रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो कम है। नॉर्मल तो 5 होनी चाहिए थी ना, लेकिन इसमें एक कम है, या राइबोलोज। देन वी आर स्टडिंग अबाउट हेक्सोसिस। हेक्सोसिस की बात करते हैं तो उनमें भी रेशियो आप देख सकते हैं 1:2:1। इसकी बात करें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। हेप्टोसिस की बात करते हैं उसमें 7 जो होते हैं वो नंबर होते हैं। तो और आप इनका एम्पिरिकल फॉर्मूले से अगर इनको रिलेट करें तो 1:2:1 ये शो कर रहे हैं। इनकी बात करते हैं तो ये बहुत रेयर होते हैं, नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी कंसनट्रेशन या अबंडेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हमने कहा था मोनोसैकेराइड्स में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 3 to 7। तो ये जो है 3 to 7 जो है ये कंपाउंड्स है, इनकी क्लासिफिकेशन थी मोनोसैकेराइड्स की। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन 5। इट इज़ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसका क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है, कंपेयर द स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड द स्टेरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। तो आइसोमर्स का हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम तो सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 6 जो कार्बन है वो हैं तो 6 कार्बन ही दूसरे के अंदर होंगे, 12 हाइड्रोजन है तो 12 ही दूसरे में, अगर ऑक्सीजन 6 है तो दूसरे में भी 6। जितने एक कंपाउंड के अंदर होंगे उतने ही दूसरे के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम होंगे, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उनके जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, एटम्स की बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, कि मॉलिक्यूल तो सेम था लेकिन उनमें अरेंजमेंट चेंज थी। ये आप ऐसे समझ लें जैसे घर हैं, ठीक है। एक घर है उसके भी 3 कमरे हैं और दूसरा घर है उसके भी 3 कमरे हैं, लेकिन उनके 3 कमरों की अरेंजमेंट दूसरे से डेफिनेटली चेंज होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो एक घर के 3 कमरे एग्जैक्ट दूसरे के घर के 3 कमरे के हों, अगर ये प्लांट नहीं है। तो ये जो मतलब उनमें बात कर रहे हैं जी, जगह भी उतनी है, कमरे भी उतने हैं, लेकिन जो चेंजिंग आ रही है थोड़ी सी कि अरेंजमेंट चेंज है। हो सकता है उन्होंने 2 कमरे नीचे और एक जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे किया हो, ठीक है, 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे और एक जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे किया हो, या ऐसा भी हो सकता है उनके तीनों कमरे जो हैं वो एक दूसरे के हॉरिजेंटली जो है वो हों। तो ये जो अरेंजमेंट चेंजिंग्स होती हैं ये आइसोमर्स होती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज सिर्फ वो वाहिद मोनोसेकेराइड नहीं है जिसके अंदर जो है वो C6H12O6 है, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज ही वाहिद नहीं है जिसका ये फॉर्मूला है, बल्कि बहुत से ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जिनका ये फॉर्मूला है, और लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल है या जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो चेंज है। तो आइसोमर्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट पॉलीमर्स को बनाते हैं, यानी कि अगर उनका स्ट्रक्चर चेंज है तो जो उनसे बनने वाले पॉलीमर्स होंगे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी चेंज होंगे। जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे बात की थी ग्लूकोज ही नहीं है बल्कि और भी कंपाउंड है, तो फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो है उनका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज की तरह ही है, लेकिन वो उससे स्ट्रक्चरल चेंज है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें तो उनमें आप अरेंजमेंट देख सकते हैं। एक तो ये कि इसमें यहाँ पे एल्डोज ग्रुप है, यानी कि एल्डोज का मतलब होता है C+O और सिंगल बॉन्ड H, ये जो है ये एल्डोज ग्रुप है। ग्लैक्टोज में भी यही है और एल्डोज में भी यही है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर कीटोज ग्रुप है। कीटोज ग्रुप का मतलब होता है C+O, और इसमें ओरिएंटेशन देखें तो सेकंड पे है डबल बॉन्ड O की और इन दोनों में फर्स्ट की है। अब ग्लूकोज और लैक्टोज के चेंज की बात करें तो उनकी जो चेंजिंग आ रही है वो आ रही है फोर्थ जो है वो कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। ये हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपस में मिसप्लेस हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये थी इनकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे, यहाँ पे राइट साइड पे, और इसके जो है ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो इनकी ये जो लोकेशन है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को, अब ये इतना माइनर सा चेंज जो है ये एक कंपाउंड ही अलग बना रहा है, यानी कि उसको अलग कैटेगरी में हम उसको रख रहे हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में भी इतने ही है, ठीक है। फ्रुक्टोज अब यहाँ से ग्लूकोज से सिमिलर है, लेकिन उसका जो सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है कि C+O जो है वो चेंज हो रहा है। तो वो भी अब देखिए, अब इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है तीनों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपने याद रखने हैं कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रुक्टोज की बात करें तो उसके अंदर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन थी वो सेकंड जो इंटरनल कार्बन है, कार्बन नंबर 2, उसके साथ ही बजाय इसके कि टर्मिनल 1 पे, ये टर्मिनल्स थे, जो फर्स्ट है वो एंड, टर्मिनल एंड कहते हैं सिरे पे, ये सिरे पे थे, लेकिन यहाँ पे ये इंटरनल आ गया ना, अब ये सिरा तो नहीं ना है, तो ये इनर साइड पे आ गया, तो वो इनर के साथ अटैच है। दूसरी बात करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चर मीन कि उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, इसमें टर्मिनल पे जो था वो सब डबल बॉन्ड था और इसमें जो है वो इनर जो कार्बन है उसके अंदर डबल बॉन्ड था, तो इनमें स्ट्रक्चर जो है वो चेंज आ गया। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की बात करें तो इसमें ओरिएंटेशन में फ़र्क है। ओरिएंटेशन कार्बन 4 पे, जैसे हम यहाँ पे देखें तो कार्बन 4 पे देखें OH और AH जो है इनकी पोजीशंस चेंज हो गई हैं। तो जो यहाँ पे है ये राइट साइड पे है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे की बात करें तो उसमें लेफ्ट साइड पे आ गया है।
तो ये चेंज आ गया जो कि इस चीज़ को शो करेगा कि ये जो है ये ओरिएंटेशन डिफरेंस है। इस ओरिएंटेशन को हम नेम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। दो आइसोमर्स हमने अभी डिस्कस किया, स्ट्रक्चर एंड दी स्टीरियो आइसोमर। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है कंपेयर दिया डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द स्टीरियो आइसोमर, तो तब आपने ये अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 5 कार्बन को। 5 कार्बन में हमारे पास पेंटोज शुगर जो है वो आ जाती है। उसकी एग्जांपल की बात करें, उसमें राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें एक ऑक्सीजन जो थी वो कम थी। ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर फाउंड होते हैं। और एक इसमें आ जाता है राइबोलूज। राइबोलूज की बात करें तो ये जो है ये प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इस सिर्फ ये नहीं कि जो आइसोमर्स हैं वो 6 कार्बन में है। 6 कार्बन के तो हमने आइसोमर्स देखी है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। लेकिन 5 कार्बन में भी उतने ही जो हैं वो आइसोमर्स हैं, जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोलोज। तो ये जो है ये इसके आइसोमर्स हैं। यहाँ पे हम बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। here this is the 5 carbon 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रक्चर। अब हम मूव करेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के ये तो अभी हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखे थे ना, अब हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब भी ये सोल्यूशन के अंदर जाते हैं किसी भी, अगर ये आइसोलेटेड फॉर्म में है देन इट्स ओके कि ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ये बनाएंगे। लेकिन अगर ये सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं तो ये रिंग सोल्यूशन जो है उसे बना रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर जो है वो शो करेंगे। रिंग फॉर्मेशन कब होगी? अगर ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो डेवलप कर दिया जाए एक ही कंपाउंड में, एक ही मॉलिक्यूल में। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो एक पूरा सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन का जो वो है ब्रिज बन जाए ऑक्सीजन का। ठीक है, कोई सी दो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ब्रिज बना ले, यानी कि जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ये इसके साथ भी शेयर हो रही है और ये यहाँ किसी भी कार्बन के साथ आके शेयर हो जाए, वो वेदर 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, जब भी वो स्ट्रक्चर बनाती है उसके साथ। और हमेशा अपनी याद रखना है कि ब्रिज हमेशा ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ब्रिज होता है और जो कार्बन होती हैं वो सेम मॉलिक्यूल की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये ऑक्सीजन जो है ये जाके इसके यहाँ से किसी के साथ, किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसने अपने ही किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो इसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जो है वो ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो डेवलप किया जाता है सेम शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले हम रिंग की बात करते हैं, पाइरेन रिंग। ठीक है, या पायरानोस। पायरानोस रिंग की बात करें तो ये वो होती है जो 6 कॉर्नर्ड होती है। इस रिंग के 6 कॉर्नर होते हैं, आपने याद रखना है। 6 कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि 6 के 6 पॉइंट्स पे कार्बन अटैच होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो कॉर्नर्स हैं वो 6 होंगे। लेकिन कैसे 6 होंगे? एक साइड पे ऑक्सीजन भी एक कॉर्नर पे अटैच है, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ पे भी कार्बन बना लो। ठीक है, एक कार्बन पे ऑक्सीजन जो है वो अटैच है, बाकी के साथ जो है वो कार्बन अटैच है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 ये, और दिस इज द 6 पॉइंट। और अगर कार्बन यहाँ पे जो उन्होंने नंबरिंग शो किया है वो कार्बन के रेफरेंस की है कि कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ब्रिज है, जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 5 जो है वो आपस में ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और इस रिंग को जो है वो पायरेन या पायरानोज रिंग जो है वो बोला जाता है। अब कार्बन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस हमने देखा था, डिफरेंस आता है इनमें सिर्फ कार्बन 4 पे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे इनके ओरिएंटेशन में चेंज आने लगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे है। तो ये जो डिफरेंस आना है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो कि आइसोमर की वजह बनता है। फिर हम बात करते हैं फुरान या पायरानोस। पायरानोस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग है, यानी कि 4 कार्बन और 5th जो है वो ऑक्सीजन होगी। 5 कार्बन रिंग है, 5 कॉर्नर्ड का मतलब जो है ये नहीं है कि इसमें कार्बन जो है वो 5 हैं, बल्कि 4 कॉर्नर्स पे जो है वो कार्बन प्रेजेंट होती है और एक साइड पे जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसमें बॉन्ड बनता है 2 और 5 के दरमियान। जो ऑक्सीजन ब्रिज बनेगा वो 2 ऑक्सीजन एंड द 5th ऑक्सीजन के दरमियान बनते हैं। होती ये भी 6 कार्बन है, यानी कि फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, जो
मतलब 4 कार्बन तो रिंग के अंदर है ना, तो जो आउट है कॉर्नर्स वो फर्स्ट और 6 जो है ये रिंग से बाहर है कार्बन। तो अगर हम कार्बन काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन। ठीक है, जो कि सेकंड और थर्ड फिफ्थ जो कार्बन है उनके दरमियान ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो बन रहा है। इसमें 5 कार्बन 5 कॉर्नर्स हैं, इसलिए इसको फ्यूरानोज जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट इज राइबोज। राइबोज इज 5 कार्बन, कार्बन 5 है और कॉर्नर भी 5 है, लेकिन एक कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होगा और उस कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन जो है वो कॉर्नर के अंदर आ जाएगा, वो बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा 1 और 4 के दरमियान, और जो फिफ्थ वाला है वो कॉर्नर से बाहर चला गया। ठीक है, वो कॉर्नर नहीं बना रहा, वो रिंग से बाहर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिक्स्थ वाला बाहर था और बॉन्ड बन रहा था सेकंड एंड फिफ्थ के दरमियान। यहाँ पे 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड बनेगा और फिफ्थ वाला बाहर आ जाएगा। इसके भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको भी फ्यूरेन या फ्यूरानोज जो है वो बोला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज की, ग्लूकोज की फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज को बेसिकली 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब इनमें थोड़ा सा चेंज है और चेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 1। कार्बन 1, दिस इज द कार्बन 1, ये कार्बन 4 थी, ये कार्बन 1 है। तो कार्बन 1 की बेस पे जो है वो इनको किया गया अल्फा एंड बीटा में। अगर हम अल्फ़ा की बात करें ना, तो इसमें जो हाइड्रोक्सल है वो नीचे की तरफ होगा, हाइड्रोक्सल एंड जो है ये डाउनवर्ड होगा, लोअर साइड पे होगा। और अगर हम बीटा की बात करें तो जो इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो अबव साइड पे होगा, ऊपर वाली साइड पे होगा। अल्फ़ा की बात करें ना, अल्फ़ा डी कार्बन की, तो ये जब भी मिलते हैं ये स्टार्च बनाएंगे। ठीक है, ये हमने अभी आगे डिस्कस भी करना है कि ये जब भी मिल रहे हैं ये स्टार्च बना रहे हैं। और अगर बीटा की बात करें तो वो जब भी मिलेंगे वो आपस में सेलुलोज बनाएंगे। इस तरह इनमें माइनर सा जो चेंज है वो इतना ज़्यादा चेंज कर रहा है कि इनके जो पॉलीमर्स बन रहे हैं या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो आपस में टोटली चेंज है। तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज। Then we will discuss Fischer and Haworth projections. This is the most important topic. फिस्चर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन को हम डिस्कस करें तो ये 2 वेज हैं जिसके थ्रू जो है वो शुगर को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिस्चर प्रोजेक्शन जो है ये इमल फिशर ने जो है प्रपोज की थी 1891 में। जो है इसने इस चीज़ का, एक केमिस्ट था जिसने ये आइडिया प्रपोज किया था। फिस्चर प्रोजेक्शन में हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं जैसे हमने स्टार्ट पे देखा था। और जो हावर्थ प्रोजेक्शन है उसमें ये सर नॉर्मन हावर्थ था जिसने ये प्रपोज किया था और इसने जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाया था। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज दी साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं हावर्थ का। ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन। और जो हमने बहुत स्टार्ट पे डिस्कस किए थे दैट इज दिस इज दी फिशर्स प्रोजेक्शन। फिर हम देखते हैं कि ये लीनियर फॉर्म थी, दिस इज़ दी फिशर। और उसके बाद हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये साइक्लिक फॉर्म्स हैं, दिस इज़ दी हावर्थ प्रोजेक्शन। तो ये इन दोनों में जो है ये डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये ज़रूर जो है ये याद करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि लीनियर में जो होता है वो फिशर्स प्रोजेक्शन होती है और जब साइक्लिक की बात करते हैं तो उसमें जो होता है वो हावर्थ प्रोजेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाइसैकेराइड्स की तरफ। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो डाई मीन टू सैकेराइड्स। ठीक है, यानी कि जब दो आपस में सैकेराइड्स या मोनोमर्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, वो आपस में मिलके दो जो है मॉलिक्यूल जब आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे थे उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। और जो प्रोसेस होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो एक दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सेंसेस, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सेंसेस में डिस्कस किया था कि किस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते और टूटते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो मोनोसैकेराइड्स को यूज़ करते हुए बनता है इसको कहते हैं डाइसैकेराइड्स। इसमें जो है वो दो मोनोसैकेराइड्स का आपस में बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है वो बोला जाता है। हमेशा याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमेशा जो होता है वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये।
हाइड्रोलाइसिस की बात करें, देखिए हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेक डाउन होनी है। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना। डिहाइड्रेशन सेंसिस में क्या होता है, इसमें वाटर को रिमूव करके बांध बना दिया जाता है, सेंसिस कर दी जाती है नए बांध की। और हाइड्रोलाइसिस मीन वाटर को ऐड करके उनके बांध को तोड़ दिया जाता है। तो जब इनको तोड़ा जाता है तो मोनोसेक्राइड्स मोनोमर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिसके ये मिलके बने होते हैं। अगर हम मोनोसेक्राइड्स से इनको कंपेयर करें तो हमने कहा था मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो तो सोलुबल होते हैं ना वाटर में, ये कम सोलुबल होते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये भी सोलुबल होते हैं लेकिन उनके कंपैरिजन में बहुत कम सोलुबल होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जो है हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज़ माल्टोज। माल्टोज की बात करें जिसको माल्ट शुगर भी बोला जाता है। ये दो ग्लूकोज मोनोमर से मिलके बनती है। ठीक है, जो इसमें ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो फर्स्ट और 4 के दरमियान होगा, लाइक दिस इज द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसका ये कार्बन 1 और अगले का कार्बन 4, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिलेंगे। इनके मिलने से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन बचेगी। ठीक है, OH यहाँ से गया और H यहाँ से गया तो ये रिमूव। अब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो दो बांड बनाने थे ना, वो एक बांड का इस कार्बन के साथ बनाएगी और एक जो है वो इस कार्बन के साथ बनाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्रिज नहीं है। ऑक्सीजन ब्रिज जो रिंग्स हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था ये वो नहीं है। उसका मतलब था सेम कार्बन के साथ बनाना बॉन्ड, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट जो है वो कार्बन एटम्स हैं फ्रॉम दी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है दिस इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड आर दी 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, कि एक का जो ग्लूकोज है उसका 1 एंड और जो दूसरा ग्लूकोज है उसका 4th एंड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। फिर इनकी बात करें, इनकी प्रेजेंस की, ये कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये जितने भी सीरियल्स हैं लाइक वीट कोर्न, ठीक है, मकई की बात करते हैं, गंदम की बात करें, ये सारे जो हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी और अबंडेंस की बात करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जितने भी हैं। ठीक है, जब स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो रही होती है तो उसकी डाइजेशन में जो टेम्परेरी कंपाउंड्स बनते हैं उनको इंटरमीडिएट बोला जाता है, जो कि वक्ती तौर पे बनते हैं। उनकी फॉर्मेशन में भी ये माल्टोज जो है ये वहाँ पे होते हैं। ठीक है, जब उनको डाइजेस्ट किया जाता है तब भी माल्टोज जो है ये कुछ देर के लिए जो है वो फॉर्म करते हैं। अब हम सेकंड डाइसैकेराइड की बात करें, दैट इज़ लैक्टोज। लैक्टोज का जो दूसरा नेम है दैट इज़ मिल्क शुगर। आपने इनके ये नाम तो याद रखने हैं, इसके साथ जो इनका निक नेम है या जो सेकंड नेम है वो भी याद रखना है कि ये मिल्क शुगर थी, जिससे पहले हमने देखा है दैट इज़ माल्ट शुगर। ठीक है, तो ये सारे नेम्स आपने याद रखने हैं। अब अगर हम लैक्टोज की बात करना तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, माल्टोज दो ग्लूकोज से मिलकर बनी थी, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। और इसमें जो बॉन्डेज की या लिंकेज की बात करते हैं तो इसमें भी 1,4 जो है वो जो है ग्लूकोज और जो इसका इंट्रैक्शन है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो यही है कि ग्लैक्टोज 1,4 ग्लूकोज, तो 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। इसकी अबंडेंस की बात करें या इसकी अक्रेंस की बात करें, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जो शुगर है ये ममेलियन मिल्क में पाई जाती है। ममेलियन मिल्क मैमल्स के जो मिल्क होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इस तरह जो बेबी मैमल्स होते हैं या जो इन्फेक्ट मैमल्स होते हैं उनके लिए बेसिक एनर्जी सोर्स है लैक्टोज शुगर। ठीक है, जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। अब कुछ लोग होते हैं वो जैसे ही वो दूध पी लेते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, लाइक उनके पेट में दर्द शुरू जो होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग लाइक दिस। उनको जो होता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी कि उनकी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता जिसने लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है, तो वो जो है इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते और वो पीते ही उनको जो है वो बीमारी के साइंस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी लिंकेज की बात करें ना, सो दिस इज़ दी ग्लैक्टोज। ठीक है, ये ग्लैक्टोज का एक जो है वो मॉलिक्यूल है एंड दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ये आपने याद रखना, ग्लैक्टोज 1,4 ग्लूकोज, तो ग्लैक्टोज का जो है वो 1 वाला और जो ग्लूकोज है वो उसका 4 वाला एंड है, ग्लैक्टोज पहले है। ठीक है, तो ग्लैक्टोज का 1 वाला यहाँ से जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ऊपर अटैच था और यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका जो 4 है वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ अटैच है। तो इसमें ये एक जो है ये इस शेप में जो है ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है वो बन रहा है। सो दिस इज़ दी सेकंड डाइसैकेराइड। अब हम मूव करते हैं थर्ड डाइसैकेराइड की तरफ, दैट इज़ सुक्रोज।
सुक्रोज की बात करें, इसको जो है वो कैन शुगर भी बोला जाता है या टेबल शुगर भी बोला जाता है, जो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज 1 यानी कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन। ग्लूकोज 1 का मतलब होता है पहले ग्लूकोज आएगी और ग्लूकोज का जो कार्बन है वो 1 होगा। और फ्रुक्टोज की बात करें तो उसका सेकंड कार्बन जो है वो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो OH प्रेजेंट था और इसके जो है वो OH नीचे की तरफ प्रेजेंट था। तो जब ये दोनों आपस में मिलकर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना रहे तो वो इस शेप का बनेगा। ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये मोस्ट फेमिलियर है और घरों में जो है ये आम यूज़ होने वाली है और स्वीटनर के तौर पे यूज़ होती है फूड में। अगर फूड मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें जो है ये चीनी या जो हम जो भी स्वीटनर यूज़ करें वो ये ही होता है सुक्रोज। इसके मोलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें दैट इज C11H12O11। फिर इसकी अबंडेंस प्रेजेंस की बात करते हैं, अकरेंस की बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये प्लांट्स के फ्लोएम वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जो हायर जहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट होना है वहाँ के पे फ्लोएम के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। एक ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट है जिसने जो है ये जो है कंडक्शन करनी है ग्लूकोज की डिफरेंट पार्ट्स में। तो ग्लूकोज को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो सुक्रोज की फॉर्म में जो है वो किया जाता है। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट जो है डाइसैकेराइड बोला जाता है। तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की जाती है फ्लोएम के अंदर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं कि 1950 में जो सुक्रोज थी वो इस्तेमाल की जाती, वो शुगर केन और बीट रूट से जो है वो या शुगर बीट से जो है ये निकाली जाती थी और उसको जो है वो स्वीटनर के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, तब जो था मार्केटिंग जो थी वो इसको जो है थी वो तोड़ती थी, कुछ जो थी वो स्टार्च को तोड़ती थी और ग्लूकोज के मोनोमर्स जो है वो निकालती थी। इस्तेमाल किया जाता था सुक्रोज को, लेकिन जो कुछ मार्केट का पार्ट होता था, जैसे अब सारे तो नहीं ना अच्छा काम कर लेते, कुछ जो है वो सेकंड ऑप्शन भी ढूंढते हैं, ठीक है, कोई इनएक्सपेंसिव सा, तो वो क्या करते थे, वो स्टार्च की जो थी, जो कोड के अंदर स्टार्च थी उसकी ब्रेक डाउन करवाते थे। ब्रेक डाउन करवाने के बाद जो है वो उसको ग्लूकोज मोनोमर्स बनते थे, फिर उसको यूज़ किया करते थे। लेकिन ग्लूकोज जो है वो इतना स्वीट नहीं था जितनी सुक्रोज। सुक्रोज ज़्यादा स्वीट थी, ग्लूकोज उससे हाफ जो थी वो स्वीट थी। तो ये मेथड जो है ये कभी भी उसको compete नहीं कर सकता। राइवल मीन compete करना, उसके अल्टरनेट पे यूज़ होना, क्योंकि वो उसके अप्रोच ही नहीं कर रही थी ये चीज़। फिर 1980 में जब जो था एक मेथड आया जिसने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया आइसोमर फ्रुक्टोज के अंदर। ग्लूकोज को उसके आइसोमर फ्रुक्टोज में चेंज कर दिया। फ्रुक्टोज जो था वो सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा हो गया, ठीक है, उसका वो उससे भी ज़्यादा स्वीट था। सुक्रोज सबसे ज़्यादा स्वीट था 1950 में, लेकिन कुछ जो थे वो यूज़ करते ग्लूकोज को। ग्लूकोज जो था वो उतना मीठा नहीं था लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। 1980 में मेथड आया जिसके थ्रू जो है वो जो ग्लूकोज था उसको उसके आइसोमर में चेंज किया गया फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज जो है वो सुक्रोज से भी ज़्यादा स्वीट हो गया। और ये जो था ये इनएक्सपेंसिव भी था और फ़ौरन से फिर जो है वो सुक्रोज को रिप्लेस कर दिया गया। इस जो फ्रुक्टोज था उसको जो है वो उसकी जगह पे प्लेस कर दिया गया। फिर जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, लाइक कोला जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुई, फिर जो थी वो सुक्रोज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी, तो उसने भी उसको रिप्लेस कर दिया हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से। तो इस तरह जो सुक्रोज है उसको रिप्लेस किया गया था हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से, ठीक है, जो कि एक आइसोमर था ग्लूकोज का। So this is the most important history in the disaccharides. So you have to keep that in your mind, that which is more sweeter and which is used as the food sweetener. देन वी आर मूविंग टूवर्ड पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये होते हैं नेचर के अंदर। इसकी बात करें तो इसमें मोनोसेक्राइड्स की लॉन्ग चेन्स आती हैं, उसमें सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स आ रहे थे ना, इसमें एक लॉन्ग चेन आ रही है लेकिन बांड जो है वो ग्लाइकोसिटिक ही रहेगा। कुछ जो है हम पॉलीसेक्राइड्स को देख ले, लेकिन 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इनके अलावा भी और देखेंगे। स्टार्च की बात करते हैं
तो स्टार्च जो है ये प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, ये जो है ये प्लांट में स्टोरेज का जो है वो हेल्पफुल उसमें जो है ये हेल्प करती है। और पॉलीसैकेराइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये वाटर में सोलुबल नहीं होते। मोनोसैकेराइड्स बहुत जल्दी सोलुबल हो जाते हैं, डाइसैकेराइड्स सम एक्सटेंट तक जो है वो सोलुबल होते हैं, यानी कि लेस सोलुबल होते हैं, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स है वो बिल्कुल ही सोलुबल जो है वो नहीं होते, ये इनसोलुबल होते हैं वाटर में, और ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, मतलब एक छोटे छोटे जो है ये ग्रैन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल के अंदर। अब ये इंसोलुबल होते हैं तो ये वाटर पोटेंशियल पे कोई जो है वो रोल प्ले नहीं करते, या इनको जो है वो ओस्मोसिस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही है कि ये सेल के ओस्मोसिस को जो है वो चेंज करें, या ये ओस्मोसिस के थ्रू जो है ये एंटर हो सेल के अंदर, ऐसा कोई सी नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर इंसोलुबल है तो इनका वाटर पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च की बात करें तो स्टार्च एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे ही अलाइनमेंट हो उसमें सब में, बल्कि उसके वो जो मिक्सचर होता है स्टार्च एमालोज और अमाइलोपेक्टिन का जो है वो मिक्सचर होता है। सबसे पहले हम एमालोज को डिस्कस करते हैं। अमाइलोज की बात करें तो ये एक चेन होते हैं जिसमें जो ग्लूकोज है वो 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के थ्रू जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। ये स्ट्रेट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और कोइल्ड करके हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक दिस इज द 1,4 बॉन्डेज। और ये जो है ये स्ट्रेट है, अनब्रांच, इनकी कहीं पे ब्रांच नहीं, और ये खुद को कोइल करके हेलिकल का स्ट्रक्चर भी ये देखें ये दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज तो है, उसके साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज भी है, जिसकी वजह से जो है ये जो है इसके एंड्स जो है वो ज़्यादा हो गए, यानी कि ज़्यादा आपस में कनेक्टेड है, ज़्यादा लिंकेज है। अब ज़्यादा जब इसमें बॉन्ड्स बने, ज़्यादा एंड्स है, तो इसको तोड़ना बहुत आसान है एमालेज एंजाइम के थ्रू, चाहे वो अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन हो, दोनों को जो है वो एमालेज एंजाइम के थ्रू जो है वो माल्टोज में तोड़ा जाता है डिफरेंट ट्रेट्स के अंदर। ठीक है, वो इनकी डिपेंड करता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन दोनों को जो तोड़ा जाता है वो उसी में तो उसके लिए ही तोड़ा जाता है कि ये माल्टोज में जो है ये टूट जाए एमालेज एंजाइम के थ्रू। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, जिसमें जो है ये आपको चेन नज़र आ रही है, ब्रांच नज़र आ रहे हैं कि ये जो है ये एक चेन थी, फिर ये इसकी ब्रांच आ गई, यहाँ से इसकी ब्रांच आ गई, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है, यहाँ से ये भी ब्रांच है। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं इस चीज़ को शो कर रही हैं कि दिस इज द ब्रांच स्ट्रक्चर एंड द लिंकेज इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अलोंग विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजन को, जो कि सेकंड इम्पोर्टेंट पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोसिटी की बात करें तो ये अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, जैसे अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है, इसमें भी ऐसी होती है। तो जो मोनोमर्स होते हैं उसमें 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है और ब्रांच्ड 1,6 जो है वो लिंकेज होती है। लेकिन स्टार्च प्रेजेंट था प्लांट्स के अंदर। ठीक है, स्टार्च जो था वो स्टोरेज करता था जो था वो प्लांट्स के अंदर, लेकिन ये स्टोरेज करेगा एनिमल्स के अंदर। इन दोनों में ये डिफरेंस है, जो ग्लाइकोजन है वो प्रेजेंट होगा एनिमल्स में, और एनिमल्स के मसल्स और लिवर के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है, इसलिए इसको ईजिली जो है वो ग्लूकोज के अंदर तोड़ा जा सकता है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड आवर थर्ड पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज की बात करते हैं तो ये भी प्लांट्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, और ये सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें जो है वो ग्लूकोज की चेन है 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज की, लेकिन वो डिफरेंट आइसोमर के साथ। जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि आइसोमर्स होते हैं, उनकी जो है ये चेन है। स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात करें, ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये आपस में ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम है। इनके अंदर अल्फा ग्लूकोज जो थी वो प्रेजेंट होती है, जिसमें जो OH ग्रुप है वो कार्बन 1 के डाउनवर्ड था, स्टिक्स डाउन फ्रॉम द रिंग। इसका मतलब ये कि ये नीचे की तरफ आ जाता था रिंग के। अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये नीचे की तरफ जो है इनके बॉन्ड्स बने, दिस इज दी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। लेकिन अगर सेलुलोज की बात करें तो जो उसमें है उसमें OH ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ होता है, तो जो उसमें है वो स्टिक्स अप होंगे। तो ये जो है यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये आप देख सकते हैं, जो यहाँ नीचे जो है ये बॉन्ड बन रहा है दैट इज ऑन द अप साइड। तो दिस इज द बॉन्ड बिटवीन द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज और स्टार्च के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, जो आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है।
अब ये जो छोटा सा डिफरेंस है ये बहुत जो है ये बड़ा डिफरेंस फील होता है इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अल्फ़ा की अगर बात करें ना तो ये ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। अल्फ़ा 1,4 की स्टार्च के अंदर बात करें तो ये ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं। बीटा की बात करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन ही बनाते हैं सेलुलोज में स्ट्रक्चर। और फिर बात करते हैं तो ये आपस में लिंक्ड होते हैं। जब बहुत ज़्यादा जो ये चेन्स हैं ये आपस में लिंक करेंगी तो लिंक करेंगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ये जब आपस में लिंक्ड करेंगी तो ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बना देंगे। फिर माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में लिंक करेंगे और सेलुलोज फाइब्रिल्स बना देंगे। माइक्रो मीन छोटे और फाइब्रिल्स मीन बड़े फाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये और ज़्यादा जो है ये फाइब्रिल्स बना देंगे। फिर इनकी बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स को जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जो यंग प्लांट्स जो होते हैं उनको जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा ये जो मटेरियल है लाइक कॉटन, पेपर, वो सब कुछ बनाने में जो है ये हेल्पफुल होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की। तो बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है ये एमालेज एंजाइम से नहीं टूटता जैसे वो तोड़ता था स्टार्च को। ये स्टार्च जो है स्टार्च अल्फा पे तो एक्ट कर रहा है लेकिन बीटा पे एक्ट नहीं करेगा। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज सेलुलेज, जो कि कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स के अंदर सिर्फ प्रेजेंट है, सबके पास ये नहीं प्रेजेंट। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो कि घास खाते हैं, अब घास के अंदर तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो ये प्रेजेंट है ना ग्लाइकोजन, सॉरी सेलुलोज। तो अब प्लांट्स को के अंदर जब प्रेजेंट है तो जाहिर है एनिमल्स के अंदर भी जाएगा, जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, उनके पास तो सेलुलोज है ही नहीं, ये तो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, वो म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर बना लेंगे बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया उनको जो है वो सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट करके देगा थ्रू दी हेल्प ऑफ सेलुलेज। एंजाइम को यूज़ करते वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा और बदले में जो बैक्टीरिया हैं वो उसको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर जो है रेजिडेंस दे रहे हैं ताकि उनके अंदर आके स्टे कर सके, उसको फूड दे रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये इनके दरमियान एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर, इसमें दोनों जो हैं वो बेनिफिट जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ये आपस में और जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसको डाइटरी फाइबर बोला जाता है क्योंकि ये इनडाइजेस्टिबल है उसमें। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज़ द माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है, ये चेन्स थी, इन्होंने आपस में मिले और ये मिलने के बाद जो है इन्होंने माइक्रोफाइब्रिल्स बना दिए। माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में बहुत ज़्यादा जब मिली तो इन्होंने सेलुलोज फाइब्रिल्स जो है वो बना दिए और ये सेल वॉल, ये प्लांट सेल था और ये सेल वॉल, और ये फिर सेल वॉल का जो है ये पार्ट बन जाते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। अब हम बात करते हैं काइटिन की तरफ। काइटिन की बात करें तो ये सेलुलोज की मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, ये वैसे तो वो है लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो बस चेंज आ गया। ये इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होती है, लाइक जो होते हैं हमारे पास कुछ जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है उनके अंदर ही होते हैं, लॉबस्टर्स में होते हैं, क्रैब्स में जिनकी बॉडी एक्सोस्केलेटन होता है उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। और ये जो है सेल फंजाई की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेलुलोज तो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट था ना, ये फंजाई की सेल वॉल के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। इसमें भी जो ग्लूकोज है वो जैसे सेलुलोज में मिलते थे वैसे ही मिलते हैं, लेकिन जो चेंज आता है वो ये आता है कि जो ग्लूकोज है वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। वो कैसे करेगा, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो आपस में बना लेगा और सिर्फ उसको कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये ग्लूकोज ने अपने ऊपर जो है ये एक नाइट्रोजन कंपाउंड लगा दिया, ये नीचे लगाया हुआ है ये ऊपर, तो ये जो है एक नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो आपस में मॉडिफाई कर लेते हैं। एक लिंकेज है ये ग्लूकोज की जो है ये खुद को मॉडिफाई करती है और इसके साथ बॉन्ड बना लेती है एक, तो जो है ये थोड़ा सा जो है उससे फिर सेलुलोज से चेंज हो गया, लेकिन बेसिकली ये सेलुलोज वाला ही यानी कि बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज ही शो कर रहा है। फिर हम मूव करते हैं पैक्टिन की तरफ। पैक्टिन की बात करें ना तो ये हम कहते हैं ये एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, बहुत मजबूत है, इसलिए जो प्लांट सेल वॉल है उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ एगर। एगर की बात करें तो ये रेड एलजी की सेल वॉल में जो है ये प्रेजेंट होते हैं फंजाई, ठीक है, सॉरी एलजी की सेल वॉल के अंदर। तो ये आपने याद रखना कि फंजाई के अंदर काइटिन प्रेजेंट था और एलजी के अंदर एगर प्रेजेंट है। ये थिकनर के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर फूड को जो थिक करना है ना उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमने जो फूड मीडियम रखना होता है वो हम एगर रखते हैं। अगर हमने बैक्टीरिया या फंजाई को ग्रो करवाना है तो इसको जो है एज अ फूड सोर्स जो है भी है ये यूज़ किया जाता है।
फिर म्यूरिन की बात करते हैं। म्यूरिन जो है ये शुगर पेप्टाइड पॉलीमर होता है और ये पेप्टाइडोग्लाइकन भी इसको जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपकी असेसमेंट हो जाए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बताएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 6 मेंबर रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। जो 6 मेंबर रिंग है ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग है तो उसका नेम क्या होगा। सेकेंड इज हाउ डज द हैवर्थ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द रिंग फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो आपने इसका आंसर बताना है। हाउ डज द हैवर्थ प्रोजेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द फिशर्स प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन जो है वो फिशर्स प्रोजेक्शन से कैसे चेंज है। हाउ डज द बॉडी यूटिलाइज डाइसेक्राइड्स लाइक माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज कॉल्ड इन द बॉडीज इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज। तो कह रहे हैं कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो जो है वो इनएबिलिटी होती है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट किया। जैसे मैंने बताया था कुछ लोग जो होते हैं वो दूध पीते हैं तो उनको जो है वो इलनेस शो होती है, बीमारी शो होती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट नहीं होगा, जिसने डाइजेस्ट करना था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड इन दी बॉडी। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे किया जाता है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज काइटिन फाउंड। काइटिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट टॉपिक में पहले हम इन क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे, देन हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रोसीड करेंगे। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.